मैं आपके लिए रोज एक सच्ची डरावनी कहानी लेकर आता हूं। आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और दिल से एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। जंगल को लोग आम तौर पर पेड़ों का झुंड समझते हैं, लेकिन कुछ जंगल ऐसे होते हैं जो सिर्फ जमीन पर नहीं, इंसान के दिमाग में उगते हैं। यह वही जंगल था जो नक्शों में हल्के हरे रंग से दिखता था, पर जिसकी सीमा के बाहर एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो पूरे होश में लौट पाया हो। शहर से बहुत दूर, पहाड़ियों और सूखी नदियों के बीच फैला यह जंगल दिन में भी अजीब लगता था, लेकिन असली सच्चाई सूरज ढलने के बाद शुरू होती थी। लोकल लोग इसका नाम लेने से बचते थे, और अगर कभी जरूरत पड़ भी जाती तो बस इतना कहते थे कि वहां से रास्ते वापस नहीं आते। लोग नहीं। आरव, नील, कर्ण, सिया और मीरा, पांचों दोस्त अलग अलग वजहों से उस जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें लगता था कि वजह एक ही है, एडवेंचर। आरव कंटेंट क्रिएटर था। उसे असली डर चाहिए था, कुछ ऐसा जो स्क्रीन के आर पार महसूस हो। नील कैमरा संभालता था, पर असल में वह अपने अंदर के खालीपन से भाग रहा था। करण हर चीज को तर्क से देखता था, और उसे लगता था कि दुनिया में कुछ भी अलौकिक नहीं होता। सिया बाहर से हंसमुख थी, लेकिन अंदर से लगातार बेचैन रहती थी। और मीरा मीरा हमेशा चुप रहती थी, जैसे उसे पहले से ही बहुत कुछ पता हो। जंगल में घुसने से ठीक पहले वे आखिरी गांव में रुके थे। वहां एक टूटी हुई चाय की दुकान थी, और उसके बाहर बैठा एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें बार बार जंगल की तरफ जा रही थीं। अरब ने उससे रास्ता पूछा तो उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि अगर सूरज ढलने से पहले वापस नहीं लौट सकते तो अंदर मत जाना। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि थकान थी, जैसे उसने बहुत बार लोगों को समझाया हो और हर बार असफल रहा हो। करण हंस पड़ा और बोला कि ऐसी कहानियां तो हर जंगल के साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन बूढ़े ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने बस इतना कहा कि यह जंगल आवाजें याद रखता है और नाम जमा करता है। जैसे ही पांचों जंगल के अंदर गए, मोबाइल नेटवर्क एक साथ खत्म हो गया, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। यह बात किसी को ज्यादा अजीब नहीं लगी, लेकिन मीरा ने महसूस किया कि हवा अचानक भारी हो गई है। पेड़ों के बीच से आती रोशनी कुछ अजीब तरीके से टूट रही थी, जैसे हर तना रोशनी को निगल कर अंदर कहीं रख लेता हो। कुछ ही देर में पीछे का रास्ता वैसा नहीं रहा जैसा अंदर आते समय था। पेड़ वहीं थे, लेकिन उनका क्रम बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने धीरे से करवट बदली हो। चलते चलते नील को लगा कि किसी ने उसका नाम लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ पेड़ थे, बिल्कुल खामोश। उसने खुद को समझाया कि यह दिमाग का खेल है, लेकिन कुछ देर बाद वही आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ। करण ने कहा कि शायद हवा होगी, लेकिन हवा इंसानी आवाज की नकल नहीं करती। सिया को अचानक सिर दर्द होने लगा, और मीरा बार बार अपनी हथेली देख रही थी, जैसे उस पर कुछ लिखा हो जो बाकी किसी को नजर नहीं आ रहा। शाम होते होते जंगल का रंग बदलने लगा। सूरज अभी पूरी तरह डूबा नहीं था, लेकिन अंधेरा नीचे से नहीं, ऊपर से उतर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ही काला हो रहा हो, और पेड़ उस कालेपन को थामे खड़े हों। जब उन्होंने रुककर कैंप लगाने का फैसला किया, तब तक उनके पास वापस जाने का कोई साफ रास्ता नहीं था। जीपीएस घूम रहा था और बार बार एक ही जगह घुमाकर दिखा रहा था, मानो वे चल ही नहीं रहे हों। रात गिरते ही जंगल की आवाजें बदल गईं। झिंगुर या जानवरों की सामान्य आवाजें नहीं थीं, बल्कि कुछ ऐसा था जो सांसों और फुसफुसाहटों के बीच कहीं अटका हुआ था। जब आग जलाई गई तो उसकी लौ नीली उठी, और लकड़ी के जलने की गंध सामान्य नहीं थी। सिया ने मजाक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई। उसी वक्त दूर से एक चीख सुनाई दी, बहुत लंबी, बहुत गहरी, और ऐसी जिसमें दर्द से ज्यादा डर था। चीख के बाद जंगल कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह शांत हो गया, और उसी खामोशी में उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। करण ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी सीधी आगे जाने की बजाय मुड़कर उसी पर पड़ रही थी, जैसे अंधेरा उसे स्वीकार ही न कर रहा हो। तभी आरव की नजर जमीन पर पड़ी कुछ अजीब चीजों पर गई। नींबू, मिर्च, काले धागे, और उनके बीच इंसानी नाखून जो मिट्टी में गड़े हुए थे
और बिल्कुल ताज़ा लग रहे थे। नील ने पीछे हटने की कोशिश की और उसका पैर किसी नरम चीज पर पड़ा। नीचे देखने पर उसे मिट्टी नहीं, बल्कि बाल दिखे, हजारों बाल, जो जमीन से उगते हुए हल्के हल्के हिल रहे थे। उसकी चीख गले में ही मर गई। तभी आग की रोशनी के पार पेड़ों के बीच से एक आकृति उभरी। वह आदमी था, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसके जटाधारी बाल कंधों से नीचे तक फैले थे, आंखें गहरी और थकी हुई थीं, और उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। उसने पास आकर कहा कि यह जंगल बाहर से नहीं, अंदर से बंद होता है। उसने बताया कि जो लोग यहाँ फंसे, वे या तो खुद से भाग रहे थे या किसी राज से। जंगल उन राजों को खा जाता है और बदले में रास्ता भूलने की आदत दे देता है। उसने खुद को तांत्रिक कहा, लेकिन यह भी बताया कि वह यहाँ फंसा हुआ है, ठीक उनकी तरह। उसकी बातों के बीच बीच में जंगल से अलग अलग आवाजें आने लगीं, कभी हंसी, कभी रोना, कभी किसी परिचित का नाम। तांत्रिक ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने उस आवाज का जवाब दिया, तो वह आवाज उसके शरीर में जगह बना लेगी। उसने जमीन पर एक घेरा बनाया और सबको उसके अंदर खड़ा किया। जैसे ही वे अंदर आए, बाहर की हवा और भारी हो गई और पेड़ों के बीच से कुछ घिसटने की आवाज आने लगी। उस पल मीरा ने महसूस किया कि जंगल सिर्फ उन्हें देख नहीं रहा, बल्कि उन्हें पढ़ रहा है। तभी अचानक जंगल में एक आवाज गूंजी, इस बार बिल्कुल मीरा की अपनी आवाज में, जो उसका सबसे गहरा डर बोल रही थी। ऐसा डर जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। और उसी पल तांत्रिक ने बहुत धीमे स्वर में कहा कि अगर वे यहां से निकलना चाहते हैं, तो इस जंगल को कुछ देना होगा, क्योंकि यह जगह कुछ लिए बिना किसी को जाने नहीं देती। ये सुनते ही अंधेरे में कुछ हिलने लगा और जंगल जैसे एक साथ सांस लेने लगा, मानो यह सिर्फ शुरुआत हो। तांत्रिक की बात खत्म होते ही जंगल की खामोशी अचानक टूट गई, जैसे किसी ने एक साथ हजारों सांसें छोड़ दी हों। हवा में अजीब सी गंध भर गई, गीली मिट्टी, सड़े पत्ते और किसी पुराने खून की मिली-जुली बदबू। घेरे के बाहर अंधेरा अब पहले से ज्यादा घना हो चुका था, इतना घना कि टॉर्च की रोशनी उसमें घुसते ही बुझ जाती थी। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि यह जगह कैमरे के लिए नहीं बनी, यह जगह यादों को चीरने के लिए बनी है। नील लगातार पसीना पोंछ रहा था, लेकिन उसकी हथेलियां सूखी नहीं रही थीं, जैसे डर उसके शरीर के अंदर से रिस रहा हो। तांत्रिक ने धीमी आवाज में कहा कि इस जंगल में रात सीधी नहीं चलती, यहां समय गोल गोल घूमता है। उसने बताया कि अगर सूरज उगा भी, तो यह जरूरी नहीं कि वह बाहर का सूरज हो। उसकी बात पूरी होते ही पास के पेड़ के तने पर कुछ उभरा, पहले बस हल्की सी दरार, फिर जैसे किसी ने अंदर से लकड़ी को चीर दिया हो। उस दरार के बीच एक आंख खुली, बिल्कुल इंसानी, लेकिन इतनी सूनी कि उसे देखकर मीरा की सांस अटक गई। वह आंख बिना पलक झपकाए पांचों को देख रही थी। सिया ने अचानक महसूस किया कि उसके कानों में कुछ फुसफुसा रहा है। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन भाव साफ था, आरोप। उसे लगा जैसे कोई उसे उसकी पिछली जिंदगी की हर गलती याद दिला रहा हो। वह अपने कान बंद करने लगी, लेकिन आवाज अब उसके सिर के अंदर गूंज रही थी। तांत्रिक ने जमीन पर कुछ मंत्र बुदबुदाए और वह आंख धीरे धीरे लकड़ी में वापस समा गई, लेकिन जाते जाते हंसी छोड़ गई, सूखी टूटी हुई हंसी। नील ने अचानक कहा कि उसे बहुत ठंड लग रही है। सबने देखा कि उसकी सांस भाप बनकर बाहर निकल रही थी, जबकि बाकी किसी को ठंड महसूस नहीं हो रही थी। उसके पीछे खड़े पेड़ की छाया अजीब तरह से हिल रही थी, मानो वह नील की नकल कर रही हो। करण ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन उसी पल नील को लगा जैसे किसी और ने भी उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया हो। उसने डरकर नीचे देखा, कोई हाथ नहीं था, लेकिन पकड़ की ठंडक हड्डियों तक उतर चुकी थी। तांत्रिक ने उन्हें वहां से हटने को कहा और जंगल के अंदर और गहराई की तरफ चलने का इशारा किया। उसका कहना था कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रुकना मौत को बुलाने जैसा है। वे चलते रहे, लेकिन रास्ता सीधा नहीं था। हर कुछ कदम पर उन्हें लगता कि वे पहले भी इसी जगह से गुजरे हैं। वही टूटा हुआ पेड़, वही पत्थर, वही अजीब सी गंध। आरव को एहसास होने लगा कि जंगल उनकी यादों की नकल करने लगा है, ताकि वे पहचान खो दें। चलते चलते उन्हें जमीन पर कुछ निशान दिखे,
पैरों के नहीं, बल्कि घिसटने के, जैसे किसी ने खुद को जमीन पर रगड़ते हुए आगे बढ़ाया हो। उन निशानों के किनारे किनारे सूखे खून के धब्बे थे, लेकिन खून के बीच बीच में कुछ और भी था। छोटे छोटे दांतों के निशान। मीरा ने उन्हें देखकर तुरंत नजर हटा ली, लेकिन तब तक उसके दिमाग में एक तस्वीर बन चुकी थी, जो बार बार लौट रही थी। अचानक जंगल के बीच उन्हें एक खुली जगह मिली, जहां पेड़ गोल घेरे में खड़े थे। बीच में एक पुराना पत्थर था, जिस पर अजीब से चिन्ह बने थे। तांत्रिक ने बताया कि यह बलि स्थल है, लेकिन जानवरों का नहीं, इच्छाओं का। यहाँ लोग अपनी सबसे बड़ी चाह छोड़ते हैं, और बदले में जंगल उन्हें कुछ दिन जिंदा रहने देता है। उसकी आवाज में कोई नाटकीयता नहीं थी, बस थकी हुई सच्चाई थी। जैसे ही वे उस जगह के पास पहुंचे, करण को लगा कि पत्थर पर बना एक चिन्ह हिल रहा है। उसने ध्यान से देखा तो वह चिन्ह नहीं, बल्कि सूखी चमड़ी थी, जो पत्थर से चिपकी हुई थी। उसी पल पत्थर के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, बिल्कुल बच्चे जैसी। सिया का दिल बैठ गया, क्योंकि वह आवाज उसकी छोटी बहन की आवाज से मिलती जुलती थी। वह आगे बढ़ने लगी, लेकिन तांत्रिक ने उसे जोर से रोक लिया। तांत्रिक ने कहा कि जंगल सबसे पहले वही चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर इंसान अपना होश खो दे। उसने चेतावनी दी कि अगर कोई उस आवाज की तरफ गया, तो वह लौटकर पूरा नहीं आएगा। लेकिन सिया की आंखों में आंसू थे, और उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे। तभी मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसी पल रोने की आवाज हंसी में बदल गई, तेज, चुभती हुई, और हर दिशा से आती हुई। हंसी के साथ ही जमीन हिलने लगी। पत्थर के चारों तरफ मिट्टी फटने लगी, और उसमें से काले हाथ बाहर आने लगे, लंबे, सूखे, नाखूनों से भरे हुए। वे हाथ हवा में टटोल रहे थे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। नील की सांस तेज हो गई, और उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे जमीन नरम हो रही है। उसने नीचे देखा तो मिट्टी की जगह कुछ धड़क रहा था, जैसे जमीन के नीचे कोई दिल धड़क रहा हो। तांत्रिक ने चिल्लाकर सबको पीछे हटने को कहा, और कुछ पाउडर हवा में उछाल दिया। हवा में फैलते ही वह पाउडर जलने लगा, और एक पल के लिए सब कुछ लाल रोशनी में नहा गया। हाथ वापस जमीन में खींच गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी जमीन की धड़कन रुक नहीं रही थी। तांत्रिक ने भारी सांस लेते हुए कहा कि जंगल ने अब उन्हें पहचान लिया है, और अगली रात वह किसी एक को मांगेगा। यह सुनते ही पांचों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन किसी की आंखों में भरोसा नहीं था, सिर्फ डर था। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन यह शांति पहले से ज्यादा डरावनी थी, जैसे शिकारी शिकार को सूंघ कर चुप हो गया हो। मीरा ने मन ही मन महसूस किया कि यह जंगल सिर्फ शरीर नहीं चाहता, यह दिमाग तोड़ना चाहता है। और कहीं ना कहीं वह जानती थी कि यह रात किसी एक की आखिरी रात नहीं होने वाली। रात और गाड़ी हो चुकी थी, लेकिन समय जैसे रुक गया था। चलते हुए उन्हें लग रहा था कि वे आगे बढ़ रहे हैं, मगर भीतर कहीं यह एहसास चुभ रहा था कि जंगल उन्हें वहीं घुमा रहा है जहां वह चाहता है। तांत्रिक सबसे आगे चल रहा था, लेकिन उसकी चाल में भी अब पहले जैसी स्थिरता नहीं थी। हर कुछ कदम पर वह रुककर जमीन को देखता, हवा को सूंघता, जैसे कोई जानवर आने वाले खतरे की गंध पकड़ रहा हो। आरव को बार बार यह ख्याल आ रहा था कि अगर यह आदमी सच में रास्ता जानता है, तो अब तक बाहर क्यों नहीं निकला। यह सवाल उसके दिमाग में ही रह गया, क्योंकि जंगल में सवाल अक्सर जवाब बनकर लौटते हैं। अचानक नील रुक गया। उसका शरीर अकड़ गया था, और आंखें एक ही दिशा में जमी थीं। सबने देखा कि पेड़ों के बीच उसे कुछ दिख रहा है, जो बाकी किसी को साफ नहीं दिख रहा। उसकी सांस तेज थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मीरा ने उसका नाम लिया, लेकिन नील ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कुछ स्वीकार कर लिया हो। तभी उसके होंठ हिले, और बहुत धीमे स्वर में उसने कहा कि उसकी माँ उसे बुला रही है। नील की माँ कई साल पहले मर चुकी थी, और यह बात सब जानते थे। तांत्रिक ने तुरंत उसके माथे पर राख लगाई, और जोर से कहा कि वह आवाज उसकी नहीं है। लेकिन नील जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे, और हर कदम के साथ जमीन थोड़ी और गीली होती जा रही थी।
करण ने उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन नील का शरीर भारी हो गया, असामान्य रूप से भारी, जैसे कोई और ताकत उसे नीचे की ओर खींच रही हो। उसी पल पेड़ों के बीच से एक आकृति उभरी, एक औरत की, जिसका चेहरा आधा ढका हुआ था और बाल जमीन तक घिसट रहे थे। उसकी चाल टूटे हुए खिलौने जैसी थी और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। उस औरत ने नील की तरफ हाथ बढ़ाया और हवा अचानक ठंडी हो गई। सिया ने महसूस किया कि उसके पैरों की उंगलियां सुन्न हो रही हैं। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज में पहली बार घबराहट थी। औरत की परछाई जमीन पर नहीं, बल्कि पेड़ों पर चढ़ रही थी, जैसे वह हर दिशा से फैल रही हो। नील ने अचानक पीछे मुड़कर सबकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। अगले ही पल वह जमीन में घुटनों तक धंस गया, जैसे मिट्टी ने उसे निगल लिया हो। सब कुछ सेकंड में हुआ। नील ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नीचे ही दब गई। उसके हाथ हवा में छटपटाए और फिर गायब हो गए। जहां वह खड़ा था, वहां अब सिर्फ गीली मिट्टी और कुछ टूटे हुए नाखून बचे थे। सिया चीख पड़ी, लेकिन जंगल ने उसकी आवाज को निगल लिया। तांत्रिक ने आंखें बंद कर ली, जैसे वह पहले से जानता था कि यह होगा। उसने बहुत भारी आवाज में कहा कि जंगल ने अपना पहला हिस्सा ले लिया है। करण का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसका तर्क, उसकी हिम्मत, सब कुछ उसी जगह नील के साथ धंस गया था। आरब ने कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। सिर्फ एक धुंधली सी परछाई दिख रही थी, जो धीरे धीरे इंसानी चेहरे का रूप ले रही थी। मीरा ने कैमरे की तरफ देखा और अचानक बोली कि कैमरा सच नहीं दिखा रहा, बल्कि वही दिखा रहा है जो जंगल चाहता है कि वे देखें। उसकी आवाज में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। चलते चलते तांत्रिक ने बताया कि जंगल हर रात किसी एक की कमजोरी को चुनता है। नील की कमजोरी उसका अतीत था, उसकी मां की याद। अगली रात किसी और की होगी। उसने यह भी कहा कि इस जंगल से निकलने का एक ही तरीका है, किसी को अपनी जगह देना। यह सुनते ही सिया और करण दोनों रुक गए। आरव को लगा कि यह आदमी उन्हें आपस में तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जंगल की खामोशी बता रही थी कि यह सच है। कुछ दूर आगे उन्हें एक टूटा हुआ मंदिर दिखा। दीवारें काई से ढकी थीं और अंदर से धीमी धीमी सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत समय से वहां कैद हो। तांत्रिक ने कहा कि उन्हें वहां रात बितानी होगी, क्योंकि खुली जगह अब सुरक्षित नहीं रही। मंदिर के अंदर कदम रखते ही मीरा को चक्कर आ गया। दीवारों पर उभरी आकृतियां हिलने लगी और हर आकृति किसी न किसी इंसान की पीड़ा दिखा रही थी। किसी का गला कटा हुआ, किसी की आंखें गायब, किसी का शरीर आधा। रात के बीचों बीच जब सब थककर जमीन पर बैठे थे, सिया ने महसूस किया कि कोई उसके पास बैठा है। उसने धीरे से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे किसी की सांस अपने कंधे पर महसूस हो रही थी। उसी पल मंदिर की छत से एक बूंद गिरी, खून की, फिर दूसरी, और फिर ऐसा लगा जैसे पूरी छत रो रही हो। करण ने ऊपर देखा और उसका मुंह खुला रह गया। छत पर उभरे चेहरों की आंखों से खून टपक रहा था। तांत्रिक ने कहा कि अब पीछे लौटना संभव नहीं है। जंगल उन्हें धीरे धीरे तोड़ेगा, उनकी यादें बदलेगा और अंत में उनसे कोई फैसला करवाएगा। मीरा ने बहुत धीमे स्वर में कहा कि जंगल पहले ही फैसला कर चुका है और वे बस उसका रास्ता चल रहे हैं। बाहर हवा फिर से चलने लगी और मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, एक ऐसी आवाज के साथ जो इंसानी नहीं थी। उसी आवाज के साथ जंगल जैसे हंसा और अंधेरे में कुछ और जाग उठा। मंदिर की घंटी की आवाज धीरे धीरे खामोशी में बदल गई, लेकिन उस खामोशी में भी कुछ जीवित था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। आरव ने महसूस किया कि मंदिर की दीवारें पहले से ज्यादा पास आ गई हैं, जैसे जगह सिकुड़ रही हो। हवा में नमी थी और हर सांस के साथ फेफड़ों में सड़न सी भर रही थी। सिया अब रो नहीं रही थी। उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन उनमें डर से ज्यादा खालीपन था। करण बार बार अपने हाथ देख रहा था, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि वे अब भी उसके हैं। मीरा सबसे पीछे बैठी थी। उसकी पीठ दीवार से लगी थी और उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वह कुछ देख रही है। तांत्रिक ने धीरे से कहा कि मंदिर झूठ नहीं सहता।
उसने बताया कि यह जगह उन लोगों की बनाई हुई है जो जंगल से सौदा करने आए थे और हार गए थे। उनकी आत्माएं अब इस पत्थर में सांस लेती हैं। उसकी बात पूरी होते ही दीवार पर उभरी एक आकृति अचानक साफ होने लगी। वह एक आदमी का चेहरा था, जिसकी आंखें नहीं थीं और मुंह खुला हुआ था, जैसे वह चीखते चीखते पत्थर बन गया हो। सिया ने नजर हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें जैसे जमी हुई थीं। उसे लगा कि वह चेहरा उसे पहचानता है। रात गहरी होती गई और मंदिर के अंदर समय टूटने लगा। कभी ऐसा लगता कि सिर्फ कुछ मिनट बीते हैं, कभी ऐसा कि घंटों। आरव ने घड़ी देखी, लेकिन उसकी सुइयां उलटी घूम रही थीं। करण ने कहा कि यह सब दिमाग का खेल है, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा भरोसा नहीं था। तभी मीरा अचानक उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें सफेदी ज्यादा थी। पुतलियां मुश्किल से दिख रही थीं। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि जंगल अब उनसे बात नहीं करेगा, बल्कि उन्हें सुनाएगा। मीरा के शब्द खत्म होते ही मंदिर की जमीन पर हल्की दरारें पड़ने लगीं। उन दरारों से फुसफुसाहटें निकलने लगीं, अलग अलग आवाजें, अलग अलग जिंदगियां। आरव ने उनमें अपनी आवाज पहचानी, जो किसी पुराने डर को दोहरा रही थी, जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा था। करण को लगा कि कोई उसे उसकी हर नाकामी याद दिला रहा है। सिया के कानों में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, जिससे वह हमेशा भागती आई थी। और तांत्रिक तांत्रिक ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वह जानता था कि अब उसकी बारी भी आएगी। अचानक मंदिर के बीचों बीच पत्थर का फर्श धंस गया और एक छोटा सा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे से हल्की पीली रोशनी निकल रही थी, लेकिन उसमें गर्मी नहीं थी, सिर्फ सर्दी थी। तांत्रिक ने कहा कि यह स्मृति कुंड है। जो इसमें झांकता है वह वही देखता है जिससे वह सबसे ज्यादा डरता है, और जो कूदता है वह जंगल का हो जाता है। उसकी आवाज में चेतावनी थी, लेकिन साथ ही थकान भी, जैसे वह यह सब बहुत बार कह चुका हो। कर्ण ने गड्ढे में झांका और अचानक पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। सिया की बारी आई तो वह रो पड़ी। उसने कहा कि वह अंदर नहीं देखना चाहती, क्योंकि वह जानती है कि अंदर क्या है। आरव ने खुद को मजबूत किया और झांका। उसे लगा कि वह खुद को ही देख रहा है, अकेला, अंधेरे में, कैमरा हाथ में पकड़े, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए कुछ भी जिंदा नहीं बचा। वह दृश्य इतना साफ था कि उसे लगा जैसे यह भविष्य नहीं, याद है। तभी मंदिर के बाहर से कदमों की आवाज आई। बहुत सारे कदम, भारी, अनियमित, और चारों तरफ से दीवारों पर उभरी आकृतियां हिलने लगीं, जैसे वे अंदर आने की कोशिश कर रही हों। तांत्रिक ने कहा कि जंगल अब धैर्य खो रहा है। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह पूरी सच्चाई नहीं बता रहा था। उसने बताया कि वह कभी इस जंगल का रक्षक बनने आया था, लेकिन उसने सौदा अधूरा छोड़ दिया। जंगल ने उसे जाने नहीं दिया, और अब वह दूसरों को बचाने की कोशिश में यहां भटक रहा है, या शायद अपनी गलती को टाल रहा है। मीरा ने पहली बार उसकी तरफ तीखी नजर से देखा। उसने कहा कि जंगल उसे जाने देगा, लेकिन बदले में कुछ बहुत कीमती मांगेगा। तांत्रिक ने बिना जवाब दिए गर्दन झुका ली। उसी पल मंदिर की छत से पत्थर गिरने लगे और बाहर से आने वाली आवाजें और पास आ गईं। आरव को साफ एहसास हो गया कि अब यह सिर्फ डरने की कहानी नहीं रही, ये चुनाव की कहानी बन चुकी है। किसे बचना है और किसे छोड़ा जाना है। एक जोरदार धमाके के साथ मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर खड़ा अंधेरा अंदर बहने लगा, और उस अंधेरे के बीच कई आकृतियां हिलती हुई दिखीं। उनमें कुछ इंसानी लगती थीं, कुछ बिल्कुल नहीं। तांत्रिक ने कहा कि अगली रात नहीं आएगी, फैसला अभी होगा। और जैसे ही उसने यह कहा, जंगल ने एक नाम फुसफुसाया। वह नाम किसी और का नहीं, बल्कि उन्हीं में से एक का था। जंगल द्वारा लिया गया वह नाम हवा में देर तक तैरता रहा, जैसे अंधेरे ने उसे चबाने से पहले सबको सुनाना जरूरी समझा हो। उस नाम के साथ ही मंदिर की दीवारें कराह उठीं, और जमीन के नीचे से कुछ भारी चीज के सरकने की आवाज आई। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह नाम उसका था। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सिया और करण की निगाहें अनजाने में उस पर टिक गईं। मीरा ने धीरे से आंखें बंद कर लीं, जैसे वह पहले से जानती थी कि यह मोड़ आने वाला है।
तांत्रिक ने पहली बार आरव की तरफ सीधे देखा और उसकी नजर में डर नहीं, अफसोस था। बाहर से आती आकृतियां अब साफ दिखने लगी थीं। वे पूरी तरह इंसान नहीं थीं, लेकिन उनकी चाल, उनके हाव भाव किसी समय इंसान रहे होने की गवाही दे रहे थे। उनके शरीर टेढ़े थे, जैसे किसी ने उन्हें गलत ढंग से मोड़ दिया हो। कुछ के चेहरे अधूरे थे, कुछ की आंखें बहुत ज्यादा खुली हुई थीं, और कुछ ऐसे भी थे जिनका मुंह कभी बंद ही नहीं होता था। वे मंदिर के बाहर रुक गए, जैसे किसी इशारे का इंतजार कर रहे हों। हवा अब इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल होने लगा। तांत्रिक ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि जंगल हमेशा उसी को चुनता है जो सबसे ज्यादा देखना चाहता है। उसने बताया कि आरव का डर मरने का नहीं, बल्कि भूल जाने का है। उसे डर है कि उसकी आवाज, उसका अस्तित्व सब एक दिन बिना निशान के मिट जाएगा। जंगल इसी डर से रास्ता बनाता है। आरव कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसे एहसास हुआ कि वह सच में हमेशा कैमरे के पीछे खुद को बचाता आया है, ताकि अगर सब खत्म भी हो जाए तो कोई रिकॉर्ड रह जाए। अचानक मंदिर की जमीन फट गई और उस दरार से वही पीली ठंडी रोशनी फिर उभरी। लेकिन इस बार रोशनी के साथ आवाजें भी थीं, लाखों फुसफुसाहटें जो एक साथ बोल रही थीं। उन आवाजों में आरव को अपनी हंसी, अपनी चीखें, अपने पुराने वीडियो के शब्द सुनाई देने लगे। यह सब इतना निजी था कि उसका सिर घूमने लगा। सिया ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे आरव की त्वचा के नीचे कुछ हिल रहा है। करण अब भी तर्क ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग जवाब देने से थक चुका था। उसने तांत्रिक से पूछा कि अगर आरव को दे दिया जाए तो क्या वे बाहर जा सकेंगे। यह सवाल हवा में झर की तरह फैल गया। सिया ने उसे घूर कर देखा, लेकिन करण की आंखों में सिर्फ डर था, कोई क्रूरता नहीं। मीरा ने बहुत शांत स्वर में कहा कि जंगल सौदे पूरे करता है, वादे नहीं। ये सुनते ही तांत्रिक के कंधे और झुक गए। बाहर खड़ी आकृतियों ने एक साथ सिर उठाया, जैसे उन्हें बातचीत समझ में आ रही हो। मंदिर के भीतर तापमान अचानक गिर गया और दीवारों पर जमी नमी बर्फ जैसी ठंडी हो गई। आरव को लगा कि उसकी परछाई जमीन से अलग हो रही है। उसने नीचे देखा तो सच में उसकी परछाई उसके पैरों से कुछ इंच दूर खड़ी थी, और उसका चेहरा आरव की तरफ नहीं, बल्कि जंगल की तरफ था। परछाई के होंठ हिले और बिना आवाज के कुछ बोला, लेकिन आरव समझ गया, वह उसे छोड़ने को कह रही थी। सिया ने रोते हुए कहा कि वे कोई और तरीका ढूंढेंगे। उसने याद दिलाया कि वे दोस्त हैं और दोस्तों को ऐसे नहीं छोड़ा जाता। लेकिन जंगल ने उसकी बात का जवाब एक तेज चीख के रूप में दिया, जो ठीक उसके कान के पास फटी। उस चीख में नील की आवाज थी। सिया घुटनों पर गिर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि जंगल अब दया नहीं दिखाएगा। करण ने पीछे हटते हुए कहा कि अगर वे सब मर गए तो किसी का बचना बेकार होगा। उसकी आवाज टूट चुकी थी। तांत्रिक ने आखिरकार सच बोल दिया। उसने कहा कि एक रास्ता है, लेकिन वह रास्ता किसी को पूरी तरह बाहर नहीं ले जाएगा। उसने बताया कि जंगल एक को छोड़ता है, एक को अपना बना लेता है, और बाकी को आधा आधा छोड़ देता है, जिंदा लेकिन कभी पूरे नहीं। ये सुनते ही मंदिर के बाहर खड़ी आकृतियों ने अजीब सी संतुष्ट आवाज निकाली, जैसे यह उन्हें मंजूर हो। मीरा ने आरव की तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डर नहीं था, स्वीकार था। आरव ने पहली बार कैमरा नीचे रखा। उसने कहा कि अगर किसी को जाना ही है तो वह खुद जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं कि जंगल तय करे। उसने आगे बढ़कर उस दरार की तरफ कदम रखा। जैसे ही उसका पैर रोशनी के पास पहुंचा, जंगल की आवाजें तेज हो गईं। तांत्रिक चिल्लाया कि अगर वह कूदा तो उसका नाम इस जंगल का हिस्सा बन जाएगा। आरव ने बिना पीछे देखे कहा कि शायद यही एक तरीका है कि वह कभी भूला न जाए। उसके कदम रुक गए जब मीरा ने उसका नाम पुकारा। उसने कहा कि जंगल किसी एक को नहीं, बल्कि सबको तोड़ना चाहता है, और जो सबसे पहले झुकता है वही सबसे ज्यादा कीमती होता है। आरव पलटा और उसी पल उसकी परछाई पूरी तरह जंगल की तरफ मुड़ गई। बाहर अंधेरे में कुछ हिला, जैसे जंगल मुस्कुरा रहा हो। यह साफ हो गया था कि अगला पल किसी का भी हो सकता है, और जो भी फैसला होगा वह किसी को पूरा नहीं छोड़ेगा। आरव के कदम उस पीली ठंडी रोशनी के किनारे थम गए,
लेकिन जंगल ने उस रुकावट को कमजोरी समझ लिया। मंदिर की दीवारों पर उभरी आकृतियां एक साथ हिलने लगीं, जैसे पत्थर के अंदर बंद कोई भीड़ अचानक जाग गई हो। हवा में एक अजीब कंपन था, ऐसा कंपन जो कानों से नहीं, हड्डियों से महसूस होता है। सिया को लगा कि उसका दिल सही जगह पर नहीं धड़क रहा, जैसे कोई और ताल तय कर रहा हो। करण की सांसें उखड़ने लगीं और उसने पहली बार खुलेआम कहा कि वह यहां मरना नहीं चाहता। उसकी आवाज में अब शर्म नहीं थी, सिर्फ कच्चा डर था। तांत्रिक ने जमीन पर बैठकर अपनी हथेलियां पत्थर से सटा दी और आंखें बंद कर लीं। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि जंगल अब उनके बीच अंतर नहीं करता। उसके लिए सब बराबर हैं, सब शिकार। ये सुनते ही मंदिर के बाहर खड़ी आकृतियां आगे बढ़ने लगीं। उनके कदम जमीन पर पड़ नहीं रहे थे, बल्कि जमीन उनके पैरों के नीचे खुद हट रही थी। जैसे ही पहली आकृति मंदिर की देहरी पर पहुंची, दीवार से एक चेहरा अलग होकर नीचे गिरा और जमीन पर रेंगने लगा। उसका मुंह खुला था, लेकिन आवाज नहीं थी। फिर भी उसकी खामोशी चीख जैसी लग रही थी। मीरा अचानक आगे आई। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी, जैसे वह इस पल का इंतजार कर रही हो। उसने कहा कि जंगल किसी एक को नहीं, बल्कि उस संतुलन को चाहता है जो टूट चुका है। उसकी बात सुनकर तांत्रिक ने आंखें खोली और उसे ऐसे देखा जैसे पहली बार समझ पाया हो कि वह कौन है। मीरा ने बताया कि कुछ लोग इस जंगल में सिर्फ फंसते नहीं हैं, कुछ लोग यहाँ बुलाए जाते हैं। ये सुनते ही आरव के दिमाग में एक अजीब सी याद कौंधी। उसे इस जगह के सपने पहले भी आए थे, बहुत पहले, जब उसने पहली बार डर को कहानी बनाना शुरू किया था। मंदिर के अंदर रोशनी अचानक बुझ गई और अंधेरा इतना गहरा हो गया कि आंखें खुली हैं या बंद, फर्क महसूस नहीं हो रहा था। उसी अंधेरे में हर किसी ने कुछ देखा, लेकिन कोई भी वही नहीं देख रहा था जो दूसरा देख रहा था। सिया को लगा कि वह अपने घर के कमरे में है, लेकिन दीवारों पर खून से लिखे सवाल उसे घूर रहे हैं। करण ने खुद को एक भीड़ के बीच पाया, जहां सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे। आरव ने देखा कि वह कैमरे के सामने खड़ा है, लेकिन कैमरे के अंदर सिर्फ जंगल है और जंगल उसके चेहरे की नकल कर रहा है। तांत्रिक ने अंधेरे में ही बोलते हुए कहा कि यह विभाजन की घड़ी है। जो इस भ्रम को सच मान लेगा, वह यहीं रह जाएगा। जैसे ही उसने यह कहा, सिया ने चीख मारी। उसका भ्रम टूट चुका था, लेकिन उसकी चीख ने किसी और चीज को बुला लिया था। अंधेरे में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बहुत ठंडा, बहुत मजबूत। उसने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ और कसती चली गई। करण उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन गायब हो रही है। अंधेरा छोटा तो दृश्य बदल चुका था। मंदिर अब वैसा नहीं दिख रहा था जैसा पहले था। उसकी दीवारें अंदर की तरफ झुकी हुई थीं, जैसे कोई बड़ा मुंह बंद होने वाला हो। बाहर का जंगल अब पास आ चुका था। पेड़ों की जड़ें जमीन से निकलकर मंदिर की ओर रेंग रही थीं। सिया जमीन पर पड़ी थी और उसकी कलाई पर काले निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने बहुत पुराने नाखूनों से उसे पकड़ा हो। वह रो नहीं रही थी, बस खाली आंखों से आसमान देख रही थी, जो अब दिखाई भी नहीं दे रहा था। मीरा ने सिया के पास बैठकर उसके माथे पर हाथ रखा। उसके स्पर्श से सिया की सांस थोड़ी सामान्य हुई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। वह जंगल की तरफ देखने लगी, जैसे वहां कुछ पहचान रही हो। तांत्रिक ने बहुत धीमे स्वर में कहा कि जंगल ने उसे छू लिया है, और जिसे जंगल छू ले, वह कभी पूरी तरह बाहर नहीं जाता। करण ने यह सुनते ही गुस्से में कहा कि यह सब बकवास है, लेकिन उसकी आवाज ही उसे झूठा साबित कर रही थी। अचानक मंदिर के पीछे से एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने बहुत मोटे पेड़ को बीच से तोड़ दिया हो। सब पलटे और देखा कि मंदिर की पिछली दीवार फट चुकी है और उसके पीछे जंगल नहीं, बल्कि एक गहरी खाली जगह है। न जमीन, न आसमान, सिर्फ अंधेरा। उस अंधेरे से ठंडी हवा बाहर आ रही थी और उसके साथ नामों की फुसफुसाहटें। इस बार वह नाम सिर्फ एक नहीं था, कई थे। आरव, सिया, करण, मीरा, सब एक साथ। तांत्रिक खड़ा हुआ और बोला कि अब जंगल ने दरवाजा खोल दिया है, लेकिन यह दरवाजा बाहर नहीं, भीतर जाता है। उसने कहा कि जो इसमें गया, वह या तो रास्ता बनकर लौटेगा या कहानी बनकर यहीं रह जाएगा। आरव को लगा कि यह सब
उसी की जिंदगी की तरह है। या तो वह डर को रिकॉर्ड करेगा या डर उसे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार उसकी परछाई उसके साथ नहीं चली। वह पीछे रुक गई, जंगल की तरफ देखती हुई। मीरा ने बहुत शांत स्वर में कहा कि अगला हिस्सा सबसे ज्यादा दर्दनाक होगा, क्योंकि अब जंगल किसी को छीनने से पहले तोड़ेगा नहीं, बल्कि समझाएगा। जैसे ही उसने यह कहा, उस अंधेरे दरवाजे के अंदर कुछ हिला, और पहली बार ऐसा लगा कि जंगल सिर्फ जीवित नहीं है, वह सोच भी रहा है।